नमस्कार। मैं अनुपम रमेश किंगर आज पथकामिनी के इस सम्मानित पटल से आप सबको अभिवादन एवं स्वागत करती हूँ। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मंजुला जी ने मुझे इस कार्यक्रम में अपनी कहानियाँ सुनाने के काबिल समझा। हम जब कहानियाँ सुनाते हैं तो हम पात्रों को या तो सफ़ेद या तो काला बना देते हैं, लेकिन वास्तविकता में अधिकांश व्यक्तित्व न तो काले होते हैं न तो गोरे होते हैं, वो बीच के कहीं होते हैं। तो आज एक अलग सा प्रयास करने की चेष्टा कर रही हूँ। आपको एक कहानी और उसके 3 पात्रों से मिलवाना चाहती हूँ। इसीलिए कार्यक्रम का शीर्षक भी रखा है एक उपन्यास 3 कहानियाँ। तो सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन और मुझे देख रहे सुन रहे सभी श्रोताओं का अभिवादन अभिनंदन। और आइए ले चलती हूँ आपको सीधे सीधे एक उपन्यास 3 कहानियाँ की पहली कहानी की। छोटा सा गांव रामपुर। गांव के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षक राधे श्याम बाबू, उनकी पत्नी राधा रानी जी। जब विवाह हुआ था तो सभी ने राधा की बहुत अटकली करी थी। अरे तुम्हारे और तुम्हारे पति के तो नाम में भी राधा ही है, तुम्हारा प्रेम तो अमर ही रहेगा। गांव की सीधी साधी राधा, कम पढ़ी लिखी राधा, बस मुस्कुरा दी और पति को परमेश्वर मानकर अपने नए जीवन की ओर चल दी। जैसा सीधा साधा गांव वैसा ही सीधा साधा मकान था। भीतर बस 2 कमरे, बाहर खुली रसोई और रसोई के साथ बड़ा सा आंगन। उसी आंगन में चारपाई के ऊपर बैठकर बरसों तक राधा ने राधे श्याम जी को नाश्ता और दोपहर का और शाम का खाना खिलाया। उसी आंगन में कपड़े सुखाए, उसी आंगन में मुन्ना को खिलाया, उसी आंगन में कपड़े धोए, बर्तन धोए, उसी आंगन में तुलसी का पौधा लगाया। सभी कुछ तो उसी आंगन में किया। जाने बरस कब कहाँ गुजरते चले गए, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा जैसे राधे श्याम जी के साथ उसका बस चारपाई भर तक का रिश्ता था। उसी चारपाई पर खाना रख देती थी, उसी चारपाई पर कपड़े धोकर कलफ लगाकर रख देती थी, उसी चारपाई पर छोटे को बिठा देती थी जब भी मास्टर जी उसे पढ़ाने के लिए आते थे। और फिर जब वो बड़ा हुआ और बाबा के साथ ही स्कूल जाने लगा तो उसी चारपाई पर दोनों के लिए खाना लगा देती थी। ऐसा लगा जैसे मानो कमरों के अंदर तो कभी गए ही नहीं। ऐसा लगा जैसे मानो पूरी की पूरी जिंदगी यहीं बस गुजर गई। वॉल्यूम बढ़ाइए, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार। क्या अब मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे यहाँ पर ऐसी कोई सेटिंग नज़र नहीं आ रही है कि जिससे कि मैं आवाज़ बढ़ाऊं। कृपया मुझे मैसेज करके बताइए क्या मेरी आवाज़ आ रही है।
अब क्या मेरी आवाज़ आ रही है? कोई प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए। जी हाँ, अब ठीक है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर से बात की शुरुआत करते हैं वहाँ से जहाँ से शायद आपने नहीं सुनी थी। सबसे पहले आप सबको मेरा अनुपम रमेश किंगर का नमस्कार। मैं भारत दिल में लेकर बहरीन की खाड़ी प्रदेश में रहती हूँ और मेरा परम सौभाग्य के पथगामिनी के इस अनूठे और बहुत ही प्रतिष्ठित मंच पर आज मैं अपनी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। जी हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। और जी कहानी सुना ही नहीं किसी ने, शुरू से कर दीजिए फिर से, मुझे लगता है। जी। जी। और पथगामिनी का, मंजुला जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा वंदन। और आइए आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी का शीर्षक है एक उपन्यास तीन कहानियाँ। मेरा ऐसा मानना है कि हम कहानियों में प्रायः पात्रों को या तो एकदम सफ़ेद या तो एकदम काला बता देते हैं, दिखा देते हैं, सुना देते हैं, परंतु वास्तविकता ऐसी नहीं होती। तो आज मेरा प्रयत्न है कि मैं पात्रों को उसी रूप में आपको दिखाऊं जिस रूप में शायद वास्तविकता में वो होते हैं। तो चलिए सीधे सीधे रुख करते हैं अपनी कहानी का, जिसका शीर्षक है एक उपन्यास तीन कहानियां। तो मेरे उपन्यास की सबसे पहली कहानी राधा की कहानी। भारत के उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा गांव रामपुर। रामपुर के एक सीधे साधे किसान की बेटी राधा और राधा के पति का नाम राधेश्याम। सब उन्हें मास्टर राधेश्याम कहते थे। बहुत पढ़े लिखे थे मास्टर राधेश्याम, विदेश तक शायद पढ़कर आए थे, ऐसा लोग कहते थे। और जब उन्होंने स्वीकार किया राधा के संग विवाह करना, तो मानो पूरे के पूरे गांव में एक अजब खुशी की लहर दौड़ गई। सभी को लगा, अरे वाह, राधा के तो भाग खुल गए। और फिर घर की सभी बड़ी छोटी रिश्तेदारों ने मजाक करना शुरू करा। अरे तुम्हारे तो दोनों के नाम में भी राधा है। राधा, तुम्हारा तो प्रेम इस जन्म का नहीं अनेक जन्मों का है। राधा, अपने राधेश्याम जी को खूब प्रसन्न रखना, देखना वो तुम्हें खूब प्रसन्न रखेंगे। और यही सब बातें सुनते, शर्माते, लजाते राधा का ब्याह मास्टर राधेश्याम से हो गया। मास्टर राधेश्याम जो गांव के अंदर एक 2 कमरों के बड़े से मकान में रहते थे। मकान पक्का, 2 कमरों का, बाहर खुला आंगन और आंगन से सटक कर रसोई। मास्टर जी के कोई रिश्तेदार नहीं थे, माता पिता इत्यादि, और वो अकेले ही रहते थे। तो जब राधा आई तो उसने पूरे मकान को ही अपना घर बना लिया। उस बड़े से आंगन में, रसोई में, वो अक्सर वही भोजन बनाया करती थी चूल्हे पर। उस आंगन में एक चूल्हा था, कुछ बर्तन थे, एक चारपाई थी जिस पर बैठकर मास्टर जी खाना खाया करते थे। एक तुलसी का पौधा था जिसे वो जल दिया करती थी। एक कपड़े धोने की जगह थी जहाँ पर वो कपड़े धोया करती थी, और कुछ रस्सियाँ थीं जहाँ पर वो कपड़े सुखाया करती थी। कई बार राधा को यूं लगता था मानो उसका पूरा का पूरा जीवन जैसे इस आंगन और इस चारपाई के इर्द गिर्द ही गुजर गया। मास्टर जी सुबह आए तो उन्हें चारपाई पर नाश्ता देती थी, फिर कपड़े धोकर सुखाती थी,
फिर उनके लिए खाना बनाती थी। दोपहर में जब वो स्कूल से वापस आते तो उसी चारपाई पर उन्हें खाना देती। वो अंदर सुस्ताने को चले जाते तो ये वहीं उसी चारपाई पर कभी पापड़ तो कभी वड़ियाँ तो कभी मिर्च सुखाते। शाम को चाय पीकर वो फिर बाहर किन्हीं लोगों से मिलने चले जाते। पंचायत में उनकी बहुत साख थी, तो ये फिर खाना बनाकर उसी चारपाई के पास बैठी उनकी राह तकती और कभी कभी तो उस चारपाई के मुड़े पर ही सर रखकर सो जाती। और तब नींद खुलती जब मास्टर जी देर रात आकर कहते, सुनो वहां खाना खा लिया था, तुम खाकर सो जाओ। राधा ने अपना पूरा जीवन मास्टर जी की सेवा को समर्पित कर दिया। उसे इस बात का पूर्ण विश्वास था कि यदि वो पढ़ी लिखी नहीं तो क्या हुआ, मास्टर जी सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मास्टर जी की सेवा में ही उसकी सरस्वती वंदना चल रही। और इस तरह से करते करते कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। मुन्ना हुआ कब, बड़ा कब हुआ, स्कूल से पढ़कर कब बड़े शहर में कॉलेज पढ़ने और फिर विदेश में पढ़ने को चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। राधा का जीवन तो उसी चारपाई के इर्द गिर्द घूमता रहा। और जैसे चारपाई की हर कुछ साल में रस्सी बदल दी जाती थी, वैसे ही कपड़े धोकर सुखाने वाली रस्सी, और वैसे ही राधा की साड़ियाँ, और कुछ नहीं बदला था। उसे तो ये भी नहीं याद कि उसने आखिरी बार कब मास्टर जी के साथ बैठकर अपने सुख दुख की बात करी थी। औरतों के क्या सुख दुख होंगे, घर पर ही तो रहती थी, कभी ध्यान भी नहीं दिया। बस चारपाई पर नाश्ता, चारपाई पर कपड़े, चारपाई पर खाना, और बस इसी तरह उसका जीवन गुजरता गया। मुन्ना कब बड़ा हुआ, कब बड़ा होकर शहर चला गया, इस बात का भी भान नहीं रहा। मुन्ना उसे याद करता भी था कि नहीं, इस बात का भी उसे अंदेशा नहीं था। हाँ, मुन्ना के खत जरूर आते थे, और जब भी खत आता तो मास्टर जी बता देते थे कि देखो मुन्ना का खत आया है, वहां पर सब ठीक है। मगर उसका दिल बहुत बेचैन होता था। उसका जी बहुत चाहता था कि वो जाए और जाकर देखे मुन्ना वहाँ बाहर शहर में और बाद में विदेश में कैसे रह रहा है, वहाँ खाने को क्या व्यवस्था है, क्या उसके हाथ के खाने जैसा खाना वहाँ मिलता है, क्या उसके हाथ की अरहर की दाल हींग के तड़के वाली मिलती है, और अगर नहीं मिलती तो मुन्ना क्या खाता है, मुन्ना के कपड़े कौन धोता होगा, और वहां पर तो ठंड भी लगती होगी ना, तो मुन्ना कैसे निभाता होगा सब कुछ, घर साफ करना, खाना पकाना, ये सब तो मेरे मुन्ना को आता ही नहीं था। ये सब विचार उसके मन में आते और कहीं मन के अंदर ही दफन हो जाते, क्योंकि पूछने को कोई था ही नहीं। साल 2 साल में जब मुन्ना घर आता भी तो मास्टर जी उसे अपने साथ पंचायत ले जाते। मास्टर जी कहते थे कि अब मुन्ना के ही हाथ में इस गांव की प्रगति है, सो मुन्ना को मेरे साथ वहां चलना चाहिए, पंचों से बातचीत करनी चाहिए, देखना चाहिए कि गांव कितनी उन्नति कर रहा है। और जब मुन्ना आता तो बस इतना फर्क आता राधा की जिंदगी में कि एक की जगह 2 थाली परोस देती। उसे शायद ये मालूम ही नहीं था कि उसे किसी हक से कोई झगड़े करने हैं, किसी से कुछ कहना है। हाँ, जब भी मुन्ना आता उससे जरूर पूछती कि मुन्ना अब की बार तुम्हारा ब्याह करा दें क्या। मुन्ना बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, मुन्ना सब लोग चाहते हैं कि मास्टर जी के बेटे से उनकी बिटिया का ब्याह हो। और मुन्ना हर बार टाल देता, कहता नहीं अम्मा अभी नहीं, अभी तो और पढ़ाई करनी है, अभी तो नौकरी करनी है, नहीं अम्मा अभी नहीं, अभी नौकरी में अभी तरक्की हुई है, बड़ा साहब बना हूं तो बहुत समय लगता है काम में। और धीरे धीरे मुन्ना का आना कम होने लगा। फिर एक बार मुन्ना ने किसी से कहकर घर में एक मशीन लगवा दी थी, जिसे न मालूम क्या फून ऐसा कुछ कहते थे।
उस पर घंटी बजती थी, उठाओ तो मुन्ना बात करता था। और फिर उसके बाद और लोगों ने और लोगों को, रिश्तेदारों को उस फोन का नंबर दिया, तो कई लोगों के लिए वहां पर फिर वो फोन बजता और फट से राधा उठाकर पूछती कि किसके लिए है, और वो जिसका भी नाम बताते वो उसे बुलवा भेजती। उसका दिल लगा रहता था। उसे लगा शायद इसीलिए मुन्ना ने ये लगवाया कि न सिर्फ मैं मुन्ना से बात कर सकूं, बाकी और लोग भी आए मुझसे बात करें। और जो भी आता उसे उसी चारपाई पर बिठाती, कभी नमकीन खिलाती, कभी चाय पिलाती। राधा का दिन अच्छा गुजर जाता। ऐसा करते करते न जाने कितने बरस बीत गए। माथे की बड़ी सी बिंदिया और मांग का लाल लाल सिंदूर तो वहीं रहे, मगर हड्डियां कमजोर पड़ने लगी। अब उतनी हिम्मत नहीं रहती थी। सोचती थी अब के मुन्ना का फोन आए तो उससे कहूं कि ब्याह कर ले, तो बहू के हाथ में गृहस्थी सौंप दूं, मगर जब भी बात करती मुन्ना टाल जाता। और ऐसा करते करते एक दिन यूं भी आया कि जब उठ ही ना पाई। बहुत कोशिश करी पर उठ ही ना पाई। उस दिन एकादशी का व्रत भी था, उठकर स्नान भी करने जाना था नहर पर, मगर दम ही नहीं हुआ, तो लेटी रह गई। और जब मास्टर जी आए नहाकर, उन्होंने देखा कि लेटी पड़ी है। हैरान हुए, थोड़े परेशान भी हुए, क्योंकि पहले तो ऐसा कभी ना हुआ था। लिवा भेजा गांव के हकीम जी को, गांव के वैद्य जी को, दोनों आए, नब्ज पड़ी, बोले कुछ खास ही बीमारी लगती है, शहर के अस्पताल ले जाइए। राधा घर की चाबियां मास्टर जी को देकर उसी आंगन से जहां विदा होकर आई थी, शहर को विदा हो गई। वो नहीं जानती थी शहर में फोन होगा कि नहीं, वो नहीं जानती थी मुन्ना की आवाज सुन पाएगी कि नहीं। हर रोज जब मास्टर जी अस्पताल आते और वो पूछती, तो वे कहते कि हाँ मुन्ना से बात हो गई है, हाँ मुन्ना जल्दी ही आने वाला है, हाँ कुछ व्यस्तता है, छुट्टी का प्रबंध कर रहा है, अब के आएगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा, वगैरह वगैरह। मगर हर गुजरते दिन के साथ आंखों की रोशनी, शरीर की ताकत और मन की उम्मीद कम होती चली गई। और फिर एक दिन ऐसा आया जब राधा ने डॉक्टर को नर्स से कहते हुए सुना कि सुनो, अब ये जो चाहे इन्हें खाने देना, खाने पीने से मत रोकना, जाने कितने दिन टिके। बस उसके बाद तो अम्मा जी की खाने पीने की इच्छा भी जाती रही। वो राधा जो चटोरों की तरह अचार चाटा करती थी, वो राधा जो मिर्च के बड़े बड़े पकौड़े का बनाकर खा जाती थी, अब अस्पताल की दाल और चावल और रोटी भी नहीं खा पा रही थी। मानो इच्छा ही नहीं रह गई थी। और एक दिन जो आंखें मूंदी तो फिर खोली ही नहीं। मास्टर जी खूब रोए, शायद मुन्ना भी रोया, मगर फिर उसके बाद सब समाप्त। मास्टर जी के घर में उनके ब्याह की सिर्फ एक तस्वीर थी, जिस पर हार नहीं चढ़ा सकते थे क्योंकि मास्टर जी तो अभी जीवित थे। तो बस उसी तस्वीर को फ्रेम करवा करके उसी आंगन में रसोई के ऊपर लगा दिया और ऐसे राधा के जीवन को अमर कर दिया। ये था पहला अध्याय, राधा रानी। आइए उपन्यास का दूसरा अध्याय सुनते हैं, मास्टर राधेश्याम। मास्टर राधेश्याम, जिनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था, उन्होंने प्रण कर रखा था कि वो पढ़ाई लिखाई करेंगे और अपने इस गांव को इतना ज्यादा उन्नति के पथ पर ले जाएंगे
कि फिर उसके बाद कभी किसी के माता पिता बिना चिकित्सा के नहीं मरेंगे। बस इसी तुनक में, इसी सनक में रात रात भर किताबें चाटते रहे, गांव से शहर, शहर से देश विदेश, हर जगह जाकर पढ़ाई करे, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति और अपनी देश की मिट्टी को हमेशा हर जगह माथे के तिलक की तरह सजा कर रखते थे। पैंट बुशर्ट के जमाने में भी धोती और कुर्ता पहनते थे, सर पर पगड़ी बांधते थे और हर रोज घर से निकलने से पहले तिलक लगाते थे। अंग्रेजी जुबान में अगर आप समझें तो मास्टर जी को आप डॉक्टर राधेश्याम कह सकते थे, क्योंकि उन्होंने पीएचडी कर रखी थी और उनका पीएचडी का विषय भी कुछ ऐसा था कि जिससे राष्ट्रभक्ति की सुगंध आती थी। उनका विषय था बदलते परिवेश में बदलते परिधान, जिसमें उन्होंने एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये समझने और समझाने का प्रयत्न किया था कि कैसे हमने धीरे धीरे अपने परिधान, अपने वस्त्र, अपनी वेशभूषा को बदलते बदलते अपनी संस्कृति से दामन छुड़ा लिया था। और इसीलिए उनको राधा की एक बात बहुत पसंद आई थी कि हालांकि ब्याह नहीं हुआ था, छोटी सी थी, मगर साड़ी पहनकर खेत में जा रही थी। सो चुनांचे उन्होंने राधा से शादी के लिए हाँ कर दिया था। राधा जी, वही राधा जिसके बारे में हमने अपनी पहली कहानी में जिक्र किया, उनके घर में पत्नी बनकर आ गई। शायद राधा कभी सोचती होगी कि मास्टर जी मुझसे ज्यादा बात नहीं करते, मगर सच बात तो ये है कि मास्टर जी ने एक मुहिम ले रखी थी गांव की प्रगति की, और जैसे जैसे अलग अलग पंच सरपंच आते गए, उनकी इस मुहिम को कभी धक्का लगता तो कभी आगे बढ़ती, और इसीलिए वो हमेशा बस इसी कोशिश में लगे रहे कि कैसे गांव के ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाए और उन सबको शहर जाने के लिए प्रेरित किया जाए, ताकि वे पढ़ लिख कर वापस आएं और गांव की उन्नति कराएं। मास्टर जी की सब इज्जत करते थे, ऐसा कोई नहीं था जो मास्टर जी की बात को टाल दे अगर वो बात व्यक्तिगत हो तो। परंतु जैसे ही बात सार्वजनिक हो जाती थी, मास्टर जी की बातों पर अचानक किसी का ध्यान नहीं जाता था। सो मास्टर जी ये सोचते कि शायद मुझे कुछ और मेहनत करनी चाहिए, कुछ और जद्दोजहद करनी चाहिए, और वो इस मेहनत में और लग जाते। उन्हें आज भी याद है जब मुन्ना हुआ था, राधा को बहुत तकलीफ हुई थी। ऐसे कई लोग थे, सरपंच भी, जो तैयार थे अपनी गाड़ी में राधा को शहर वाले अस्पताल तक ले जाने के लिए, और लेकर भी गए थे। तभी तो मुन्ना और राधा बिल्कुल सकुशल वापस लौटे थे। लेकिन ऐसा एक भी नहीं था जो मास्टर जी के कहने पर या तो जमीन या तो पैसा गांव में अस्पताल खोलने के लिए लगा था। मास्टर जी ने कई खत लिखे, अपने गांव के, अपने शहर के, अपने इलाके के एमएलए को, एमपी को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कि उनके गांव को एक अस्पताल की आवश्यकता है, कि उनके गांव को एक बड़े पक्के स्कूल की आवश्यकता है, कि उनके गांव में स्त्रियों को पढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन किसी ने नहीं सुना। जैसे समझो सबके कानों पर पर्दे पड़ गए, और हर बार जब भी कोई बीमार होता तो अगर पैसे वाला होता तो शहर जाकर इलाज करा लाता, और अगर पैसे ना होते तो गांव में ही दम तोड़ देता। मास्टर जी एक और के जाने पर आंसू बहाते, चिराग जलाते और आगे बढ़ जाते। शायद इसीलिए वे राधा से कभी ठीक से बात कर ही नहीं पाए।
कभी कभी उन्हें लगता था शायद राधा को समझाएं, तो वो जाके औरतों को समझाए तो शायद ज्यादा असर पड़े बात का, पर वक्त ही नहीं मिला कभी ये सब कुछ करने का। और फिर जब मुन्ना बड़ा हुआ तो मुन्ने की पढ़ाई का जोर। उन्हें पूरा विश्वास था कि जब मुन्ना पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो वो जरूर गांव में कुछ फर्क लाएगा। चुनांचे उन्होंने मुन्ने को शहर भेजा पढ़ने के लिए। मुन्ना उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा था। सब मजाक करते थे, मास्टर जी आपका बेटा तो पंडित निकलेगा। सो उन्होंने उसे शहर भेजा पढ़ने के लिए। और देखिए, शहर में कॉलेज में उसे स्कॉलरशिप मिली। पूरा कॉलेज उसने स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करी। और फिर कॉलेज वालों ने ही उसे विदेश आगे पढ़ने के लिए भेजने का सुझाव दिया। पढ़ाई का सारा खर्चा विदेश की विश्वविद्यालय ने ही निर्वहन करना था। मास्टर जी को केवल वहां जाने के लिए हवाई टिकट, कपड़ों इत्यादि का बंदोबस्त करना था। और उतने भी पैसे नहीं थे, तो मास्टर जी ने एक टुकड़ा जमीन जो रख रखा था कि कभी अस्पताल खुल जाए शायद, तो यहाँ पर उन बीमार लोगों के लिए एक छोटा सा ठहरने का ठिकाना बना देंगे। वो जमीन बेचकर मास्टर जी ने मुन्ना को पैसे दे दिए थे। मुन्ना विदेश गया। विदेश में पढ़ लिख के बड़ा इंजीनियर बना, कंप्यूटर का इंजीनियर। परंतु कंप्यूटर का इंजीनियर बनने के बाद उसे वहीं पर एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। और मास्टर जी के लाख कहने के बावजूद मुन्ना घर लौट कर नहीं आया। मास्टर जी ये बात राधा को बताते भी तो किस मुख से। सीधी साधी राधा ने तो उन पर भरोसा करके अपने बेटे का हाथ उनके हाथ में थमा दिया था और कभी फिर प्रश्न नहीं किया था कि आप इसे क्या पढ़ा रहे हैं, किस दिशा ले जा रहे हैं। वो तो बस ये जानती थी कि मास्टर जी भला कर रहे हैं गांव का, तो मेरा बेटा भी वही करेगा। जैसी इज्जत मास्टर जी की, वैसी इज्जत मेरे बेटे की हुआ करेगी। अब उसे किस मुंह से बताते कि राधा तुम्हारा मुन्ना लौट कर नहीं आएगा। और इसीलिए मुन्ना के नाम से खुद ही घर पर फोन लगवा दिए ताकि वो मुन्ना से बात तो कर सके और मुन्ना से बोले कि देखो, और कुछ करो ना करो, हफ्ते के हफ्ते माँ से बात जरूर कर लिया करना, उसकी हिम्मत बंधी रहेगी, वरना तुम्हें बहुत याद करती है। मुन्ना मान गया। वो हर हफ्ते बात करता था, रविवार के दिन, न केवल माँ से बल्कि मास्टर जी से भी। हाँ, मुन्ना भी उन्हें मास्टर जी ही बुलाता था। और एक बार जब मुन्ना उनसे बात कर रहा था तो पीछे उन्होंने किसी स्त्री का स्वर सुना जो शायद अंग्रेजी में कह रही थी, सुनो चलो ना, बहुत देर हो रही है, बहुत विलंब हो गया, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो इस समय। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मास्टर जी समझ गए। मुन्ना ने अपना घर बसा लिया। वो पौधा जिसे उन्होंने पीपल के वृक्ष की तरह अपने आंगन में रोपा था, उसकी जड़ें तो विदेश में जाकर जम गई। उस रात मास्टर जी बहुत देर तक घर नहीं लौटे। गांव के आसपास टहलते रहे, चक्कर लगाते रहे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने कहाँ क्या गलत कर दिया, क्या बिगड़ गया, क्या खराब हो गया जो मुन्ना ऐसे चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो दुख, दर्द, तकलीफ मुझे गांव में दिखती है वो मेरे मुन्ना को नहीं दिखती। और उससे भी अधिक उन्हें इस बात की चिंता थी कि वे राधा को क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्या समझाएंगे, क्यों मुन्ना नहीं आ रहा है। और ऐसा करते 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 कई बरस गुजर गए। फिर एक रोज राधा बीमार हुई और उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा।
क्योंकि गांव में तो अस्पताल अभी तक आया ही नहीं था। मास्टर जी उसे शहर के अस्पताल ले गए, उसका इलाज करवाने लगे। रोज जाते थे मास्टर जी उससे मिलने। खुद को तो चूल्हा जलाना नहीं आता था, सो इतने बरसों के बाद खुद भी कैंटीन का खाना खाते थे, अस्पताल की कैंटीन का, और उसे भी वो खाना खिलाते थे जो अस्पताल वाले देते थे। उनकी आंखों के सामने उनकी अर्धांगिनी, उनकी राधा, उनका पहला प्यार धीरे 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 कमजोर होती जा रही थी। आवाज नहीं सुन पाती थी, हर समय आंख नहीं खोल पाती थी। डॉक्टर ने जिस बीमारी का नाम बताया वो समझ में नहीं आती थी। बड़े शहर में ले जाने जितना धन नहीं था। सो धीरे धीरे करके मास्टर जी ने रोज अपनी पत्नी को पल 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 अपने से दूर जाते देखा। और एक एकादशी के रोज जब वो गए, उस एकादशी के 2 महीने बाद जब पहली बार राधा को अस्पताल लेकर आए थे, तो डॉक्टरों ने प्रणाम करके चादर हटाकर राधा का चेहरा दिखा दिया। मास्टर जी टूट पड़े, मास्टर जी रोए, खूब रोए, खूब रोए। मास्टर जी बेसहारा हो गए। मास्टर जी को लगा जैसे वो एक बार फिर अनाथ हो गए। मास्टर जी ने मुन्ना को बहुत फोन लगाया, लेकिन मुन्ना का फोन नहीं लगा। शायद किसी ट्रिप पे गया होगा। मास्टर जी ने राधा का अंतिम संस्कार किया। उसे वही लाल वाली साड़ी पहनाई, बड़ी सी बिंदिया, मांग भर सिंदूर, और उसका अंतिम संस्कार करके घर आ गए। घर काटने को दौड़ता था, अकेले रहा नहीं जाता था। और सच बात तो ये थी कि अब मास्टर जी में पढ़ाने तक की भी हिम्मत नहीं रही थी। कुछ 2-4 ऐसे शिष्य निकले थे मास्टर जी के, जो कि वापस आकर पढ़ाने को तत्पर थे। तो बस उन्हीं को पूरा स्कूल सौंप दिया और मास्टर जी घर पर रहने लगे। कुछ कच्चा, कुछ पका, आधा अधूरा कुछ बनाकर खाने लगे। कहाँ तो धोती, कुर्ता और पगड़ी के बगैर बाहर नहीं जाते थे। अब धीरे धीरे करके कुर्ता हट गया, सिर्फ धोती और बनियान रह गए। और फिर धोती भी ऊंची चढ़ाने लगे ताकि एक की जगह 3 दिन के बाद धोनी पड़े। एक दिन न जाने कहां से एक कुत्ता वहां से गुजरता हुआ चला आया, काला एकदम, आंखें ऐसे जैसे मानो प्रेम को तलाश रही हूं। मास्टर जी को लगा, अरे ये भी मेरी ही तरह है, न मुझे कोई प्रेम करता है न इसे कोई प्रेम करता है। ये भी मुझे, इसे भी सबने शायद भुला दिया, मुझे भी सबने शायद भुला दिया। मास्टर जी ने उसको अपने घर में रख लिया। उसे मुन्ना कहकर बुलाने लगे। रोज सुबह उसे दूध पिलाते, दिन भर उसके साथ बतियाते, जो भी कच्ची पक्की रोटी बनाते एक खुद खाते, एक उसको खिलाते। मास्टर जी और मुन्ना का अच्छा निर्वहन होने लगा। लेकिन बुढ़ापे की एक अपनी ही बिसात होती है, जिस पर आपको वो कब उठाकर किस घर से किस घर में पहुंचा दे, आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। एक तरफ से राधा के जाने का दुख, दूसरा मुन्ना के न लौट कर आने का गम, तीसरा अस्पताल न बन पाने की पीड़ा, और चौथा राधा के चले जाने के बाद, स्कूल से छूट जाने के बाद अचानक सब लोगों का भुला देना बहुत मुश्किल हो रहा था
मास्टर जी के लिए ये सब बर्दाश्त करना। वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे। वो सारा सारा दिन फोन की ओर ताकते। उनके लिए फोन आता ही नहीं था। गांव वालों के लिए फोन आता, वे आते, फोन सुनते, मास्टर जी को प्रणाम करते और चले जाते। मास्टर जी पुकारते, ए सुनो हरिया, तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? सुनो लच्छू, क्या तुम अपनी बिटिया को स्कूल भेज रहे हो कि नहीं? अरे हरिया, मेरी बात तो सुनो, तुम्हारी फसल ठीक होगी क्या? तुमसे कहा था खाद डालने को। मगर सभी लोग व्यस्त थे। मास्टर जी को यूं लगा जैसे वे ही एक रुक गए। उनके आसपास धरती जो है वो तो आकाशगंगा की गति से बहे जा रही। किससे कहते, क्या कहते, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कमरे के भीतर जाने की इच्छा नहीं होती थी। ऐसे लगता था कि वहां पर सिर्फ उनकी हार के दस्तावेज छपे पड़े। वे सभी पत्र जो उन्होंने लिखे जिनका कभी जवाब नहीं आया, वे सभी लोग जिनसे उन्होंने मदद की गुहार लगाई पर उन्होंने सुनी नहीं। और ऐसे धीरे धीरे करते करते मास्टर जी कमजोर होते चले गए और कमजोर होते चले गए। फिर एक समय ऐसा आया कि सब लोगों ने करार दिया कि मास्टर जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वे रात को अचानक उठते, राधा राधा करते चिल्लाते, राधा पर गुस्सा जताते, अरे राधा, तुम आजकल मेरे कपड़े नहीं इस्त्री करती हो, देखो कितना मैला धोती कुर्ता पहनकर बैठा हूं। ऐसा करता है क्या कोई अपने पति के साथ? या कभी मुन्ना पर चिल्लाते, मुन्ना तुम आ नहीं रहे हो, ऐसा थोड़े ही होता है, देखो अस्पताल की जमीन भी आ गई है और अस्पताल बनाने के लिए पैसा देने को भी सरकार राजी हो गई है, बस एक तुम ही हो जो नहीं आ रहे हो। ऐसा क्या है उस विदेश में, उस विदेश वाली में, कि तुम वापस नहीं आना चाहते? या कभी बस बैठकर अपने उस काले कुत्ते मुन्ना को गले से लगाकर फूट फूट कर रोते, हजार आंख रोते। धीरे धीरे लोगों ने मास्टर जी के घर आना बंद कर दिया। सरपंच के घर में भी फोन लग गया था, तो अब सब वहीं जाकर अपने फोन कर लिया करते थे। मास्टर जी का वो घर, वो चारपाई जहां पर हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी, अब अचानक बिल्कुल सूने हो गए, धूल चाटने लगे। राधा की बनाई हुई वड़ियां, पापड़, अचार सब समाप्त हो गए थे। बाजार से जाकर भी क्या लाते हैं? सो बस जो 2-4 पेड़ राधा लगा गई थी, उस पर जो शाक सब्जी फल उतरते, उसी से गुजारा चला लेता। जाने की हिम्मत भी कहाँ होती थी। ऐसा करते 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 कब वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। ये वक्त अजीब चीज है ना, जब आप चाहते हो कि गुजर जाए तो नहीं गुजरता, और जब आप उसे पकड़ कर थाम कर रखना चाहते हो तो वो ऐसा भाग जाता है जैसे मानो कोई मृग छाया। मायावी होता है वक्त। कई दिन हो गए गांव वालों को आवाज नहीं आई जब मास्टर जी की, न दिन में न रात में। और फिर अचानक से मुन्ना के रोने की, जोर जोर से भौंक कर रोने की आवाज आई, तो सब लोगों को कुछ अंदेशा हुआ। भाग कर गए तो देखा अपनी उस हवेली में अकेले ही मास्टर जी सिधार गए थे, और मुन्ना उसी चारपाई के पाए के पास बैठा रो रहा था। किसी ने मुन्ना को रोटी देनी चाहिए, किसी ने पानी देना चाहा, पर मुन्ना ने न रोटी खाई न पानी पिया, बस वो उस चारपाई के पास बैठा रहा। और जब मास्टर जी को संस्कार के लिए ले जाने लगे, तब भी वो सबकी धोती पकड़ पकड़ के उन्हें रोकता रहा कि मेरे मालिक को न ले जाओ, मेरे मालिक को न ले जाओ।
खैर, गांव वालों ने मास्टर जी का संस्कार कर दिया और गांव के बीचों बीच एक चबूतरा बना दिया मास्टर जी की याद में, जिस पर लिख दिया, मास्टर राधे श्याम, हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और उनकी इस मूर्ति को हार पहना दिया। मुन्ना, जो एक बार फिर से लावारिस हो गया था, उस चबूतरे के पास जाकर बैठने लगा और बस वहीं बैठे बैठे एक दिन मुन्ना भी चला गया। अब गांव में मास्टर जी को याद करने वाला कोई भी नहीं था। मास्टर राधे श्याम, डॉक्टर राधे श्याम, ये था हमारे उपन्यास का दूसरा अध्याय। आइए अब हम अपने तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं। तीसरी कहानी, मुन्ना बनाम विनय श्याम। मुन्ना का जन्म हुआ था मास्टर राधे श्याम के घर में। चुनांचे मुन्ना विशेष था। पूरा गांव मास्टर राधे श्याम की बहुत इज्जत करता था। इसलिए मुन्ना को कुछ भी करना, कुछ भी कहना, कुछ भी मांगना, इन सब की इजाजत थी। सरपंच से लेकर किसान तक कोई भी मुन्ना को ना नहीं बोलते थे। लेकिन हाँ, मास्टर जी की पैनी नजर हमेशा मुन्ना पर रहती थी, तो इसलिए मुन्ना कभी कुछ ज्यादा बदमाशी नहीं कर पाता था, पर थोड़ा बहुत हाथ चला लेता था। मुन्ना को माँ से बहुत प्रेम था और माँ के हाथ के खाने से तो और भी अधिक प्रेम था। माँ जब वो मठरी बनाती थी ना, और उसके साथ आम का अचार खिलाती थी, बहुत स्वादिष्ट लगता था मुन्ना को। उसका दिल बाग बाग हो जाता था। मुन्ना स्कूल में पूरा मन लगा के पढ़ता था। मास्टर जी उसे हमेशा कहते थे कि देखो मुन्ना, तुम ही को इस स्कूल को आगे बढ़ाना है, और देखो हम पूरा जतन कर रहे हैं, हम पूरा जतन कर रहे हैं कि हमारे गांव में एक अस्पताल बन जाए, तो देखो उसका भी कार्यभार तुम ही को संभालना है। मुन्ना को कोई एतराज नहीं था। मुन्ना पूरे दिल से सब काम कर रहा था। खूब पढ़ाई भी कर रहा था। मुन्ना जतन से पढ़ाई कर रहा था। माँ के हाथ का खाना खा रहा था। माँ की गोद में चांदनी रात में सो रहा था। मुन्ना के लिए जीवन स्वर्ग था। और ऐसा करते करते मुन्ना ने 10वीं पास कर ली, और तब मास्टर जी उसको शहर छोड़कर आ गए 11वीं 12वीं की पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए। और वहां पहुंचते ही अचानक मुन्ना की मानो दुनिया बदल गई, क्योंकि न तो यहाँ माँ थी, न तो यहाँ घर था, न तो यहाँ घर का खाना था, न तो धुले हुए कपड़े थे, कुछ ही तो नहीं था। और मास्टर जी की सख्त हिदायत थी कि सब कुछ खुद करना है, स्वावलंबी बनना है। धीरे धीरे वहां पर मुन्ना के दोस्त बने। उसने देखा कि शहर में रहने वालों की एक अलग ही जिंदगी होती है। शहर में रहने वाले गांव की तरह आंगन में नहीं पड़े रहते। उनके घरों में कमरे होते हैं, कमरों में पंखे और बिजली होती है, और वो वहां पर रहते हैं। हाँ, गांव में भी एक पंखा था, मगर वो हर वक्त नहीं चलाया जाता था। अधिकांश सब लोग पेड़ के नीचे ही रहते थे। हाँ, गांव में शर्ट, बुशर्ट, पैंट, ये सब पहनने का थोड़ा थोड़ा रिवाज था, लेकिन अक्सर नहीं पहनते थे।
मुन्ना को लगा जैसे मानो शहर में एक अलग ही दुनिया बसती हो, और उसे इस दुनिया में जीना था। और इसी दुनिया में जीने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत करी। वो 12वीं में रैंक होल्डर बना, उसने बीएससी में फर्स्ट क्लास हासिल किया। उसके बाद वो आईआईटी में पढ़ने गया, वहां से बहुत अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण हुआ, और आईआईटी वालों ने ही उसे स्विट्जरलैंड भेजा आगे की पढ़ाई के लिए। ये बहुत गौरव की बात होती है, बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है। मुन्ना उर्फ विनय का नाम बड़े बड़े अखबारों, समाचार पत्रों में आता था, मैगजीन में आता था। उसके इंटरव्यू लिए जाते थे कि कैसे उसने एक गांव के एक छोटे से स्कूल से इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी तक की तरक्की करी। उसके सफर पर कहानियां और फिल्में बन रही थी। उसे अंग्रेजी में कहा जाए तो एक सेलिब्रिटी माना जाता था। और फिर जब उसने स्विट्जरलैंड में अपनी पढ़ाई खत्म करी तो वहीं पर उसे एक नौकरी का ऑफर भी आया। पैसे भी अच्छे थे, काम भी अच्छा था, सिटीजनशिप भी देने वाले थे, मकान भी देने वाले थे, तो मुन्ना क्यों ना बोलता। पिताजी ने उसे बहुत डांटा डपटा फोन पर। क्यों, तुम्हें वापस आना चाहिए, तुम्हें गांव में आना चाहिए, तुम्हें गांव के अस्पताल और स्कूल के लिए कुछ काम करना चाहिए। मगर मुन्ना का मन नहीं था ना ये सब करने को। उसके अपने भी तो कुछ स्वप्न थे। हाँ, पिताजी ने पीएचडी करी, लेकिन फिर भी गांव में गए, वो उनकी इच्छा थी, मुन्ना की इच्छा नहीं थी। मुन्ना मुन्ना बनकर नहीं, विनय कुमार बनकर रहना चाहता था। विनय कुमार इंजीनियर, विनय कुमार मास्टरमाइंड, विनय कुमार द प्रोडिजी। और इसीलिए मुन्ना ने अपने आप को मुन्ना कहलवाना छोड़ दिया और सिर्फ विनय कुमार बनकर काम में पूरे तन मन से लग गया। तरक्की होने लगी, देश विदेश में यात्राएं करने को मिलने लगी, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाकर के कीनोट एड्रेस देने लगा, बहुत व्यस्तता हुई। और उसी दौरान एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुशील, बहुत ही प्यारी लड़की से उसकी मुलाकात हुई। उनके बीच में प्रेम पनपा, उन्होंने विवाह कर लिया। हाँ, वो लड़की अपने धर्म की नहीं थी, परंतु वो विनय को अपना धर्म पालने से नहीं रोकती थी और विनय उसे उसका धर्म पालने से नहीं रोकता था, और दोनों एक दूसरे के त्योहार मिलकर मनाते थे। अब इससे अधिक और क्या चाहिए। हाँ, नहीं बता सकता था पिताजी को, चाहता था कि माँ को बताए, माँ को उसकी बहू से मिलाए। आज भी माँ को याद करके कई बार आंखें भर आती थी, मगर कैसे जाता तो पिताजी का सामना कैसे करता। और पिताजी की तो क्या है, वो तो पूरे गांव के सामने बेइज्जती कर देते, नई बहू के सामने बेइज्जती कर देते। और उसकी तो छोड़िए, मान लीजिए बहू की ही बेइज्जती कर देते तो क्या। बस यही कुछ सोचकर वो कई वर्षों तक भारत नहीं जा पाए। और फिर उसके अपने घर में एक नन्ही सी कली ने जन्म लिया, उसकी बिटिया। वो जब भी अपनी बेटी को देखता, उसका मन इतने प्रेम और इतने स्नेह से भर जाता कि फिर उसे कुछ और न सूझता। वो अपनी बिटिया से बहुत प्रेम करता था। और जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो उसे अपने बचपन की कहानियां बहुत सुनाता था। और जब जब उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाता तो माँ को याद करता। और ऐसे ही एक बार जब माँ की इतनी याद आई कि न रहा गया, तो फोन घुमा दिया। फोन बंद आ रहा था, समझ में नहीं आया, तो गूगल से खोज कर पता किया कि रामपुर के सरपंच के यहाँ भी फोन है। उनका नंबर लेकर उन्हें फोन किया तो पता चला कि माँ चली गई है और पिताजी भी चले गए हैं। हो सके तो आ जाना,
अब के श्रावण में दोनों का श्राद्ध कर जाना। अचानक विनय के अंदर से मुन्ना निकल आया। मुन्ना ढेर आंख रोया। मुन्ना कुछ समझ नहीं पाया कि ये क्या हो गया। माता पिता को तो वहां छोड़कर आया था, जाने को तो नहीं कहकर आया था। ऐसे कैसे चले गए? और चले गए तो मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? फिर ध्यान आया कि बताता कौन, जानता कौन था कि वो कहाँ है। वो तो अपने पीछे के सारे तार तोड़ आया था। मगर अब नहीं रहा जाएगा। ये सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अब अवश्य गांव जाना होगा। पत्नी और बिटिया को वहीं छोड़कर विनय गांव आया। 12 साल के अंतराल के बाद मुन्ना घर लौटा। मुन्ना हवेली को गया। हवेली खंडर हो चुकी थी। मुन्ना ने हवेली की साफ सफाई करवाई। मुन्ना ने हवेली में फिर से चौका चलाया। मुन्ना ने माँ और बाबा की एक एक याद को फिर से जिंदा किया। उनकी शादी की उस तस्वीर पर हार चढ़ाया। मुन्ना ने घर को फिर मास्टर राधे श्याम और राधा रानी का घर बनाया। सभी बड़े बड़े लोग मुन्ना से मिलने आए, क्योंकि अब मुन्ना बड़ा आदमी था। सरपंच, पंच, स्कूल के सभी टीचर सब मिलने आए मुन्ना से, और सभी ने आकर मुन्ना से विमर्श किया और ये निर्णय लिया कि इस हवेली में स्कूल को और फैलाने से पहले एक अंतिम बार माता और पिता का श्राद्ध यहां से अवश्य होना चाहिए। मुन्ना तैयार हो गया। उस दिन सुबह ही सुबह मुन्ना ने धोती कुर्ता पहना, पगड़ी पहनी, माथे पर तिलक लगाया और मिस्राइन के साथ बैठकर श्राद्ध पूजा की तैयारी और भोजन इत्यादि बनाने लगा। मिस्राइन जो भी बनाती उसमें मुन्ना को कुछ ना कुछ कमी नजर आती। अरे नहीं, ये इसमें तुम नमक बहुत डाल रही हो। अम्मा इतना नमक नहीं डालती थी भाई कढ़ी में। और देखो ये जो पकौड़े हैं ये बड़े बन रहे हैं, इन्हें थोड़ा छोटा करो। और देखो ये जो तुम सूखी सब्जी बना रही हो आलू की, अम्मा ऐसे नहीं बनाती थी। अम्मा उसमें हींग जीरे का छौंक लगाती थी, मैं जानता हूं। मुझे अभी भी याद है अम्मा के हाथ का खाना। अरे मिस्राइन जी, अचार का क्या कर रही हो? अचार की फांक छोटी काटो। देखो चावल में सिर्फ घी डलेगा, चावल में तेल नहीं डलता है। हाँ मैं जानता हूं आजकल ऐसा सब बदल गया है, लेकिन अम्मा सिर्फ घी डालती थी। चावल में घी डालो, केसर डालो और जीरा डालो, समझे? और हल्का सा नमक, बहुत हल्का सा। हर चीज में जैसे मानो कुछ अधूरा था, अम्मा जैसा नहीं बन रहा था। जब हलवा बना तो मुन्ना बौखला उठा। बोला अरे इसमें तो बहुत ही कम घी डाला है तुमने, और अभी तो सूजी बिल्कुल सफेद दिख रही है, इसे और भूनो, अभी और भूनो, और अगर नहीं हो पा रहा तो हटो, मैं बना लूंगा। मिस्राइन जो थी ना, वो बहुत देर से मुन्ना की ये सब बातें सुन रही थी। आखिर में जाकर मुन्ना से बोली, बेटा 12 साल के बाद तुम्हें ये सब याद है? मुन्ना ने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल याद है, सभी कुछ याद है। अम्मा ऐसे बनाती थी, पिताजी वरना खाते ही ना। और देखो सबको स्टील के ग्लास में ही पानी देना, दूसरे ग्लास में अम्मा कहती थी नहीं देना चाहिए। मिस्राइन ने मुड़कर मुन्ना की ओर देखा, आंख में आंख मिलाकर बोली, 12 साल बाद भी अम्मा के हाथ का खाना और पापा की पसंद नापसंद याद है।
लेकिन अम्मा बाबा भूल गए थे तुमको 12 साल तक। मुन्ना को काटो तो खून नहीं। मुन्ना की आंखों से एक बार फिर अश्रुधार बह उठे। मुन्ना का जी चाहा कि वो कहे, नहीं, मैंने कभी माँ बाबा को नहीं भुलाया था। मुझे माँ बाबा पूरी तरह से याद हैं, उनकी एक एक बात याद है, और मैं वहां विदेश में भी उन्हीं को याद करता था। और हाँ, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। मैं बाबा का स्कूल चलाऊंगा, मैं बाबा का अस्पताल का सपना पूरा करूंगा, मैं अपनी अम्मा का श्राद्ध हर वर्ष करूंगा। ये सब कहना चाहता था मुन्ना, ये सब उस मिसरानी को सुनाना चाहता था मुन्ना। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी अपनी गुड़िया की तस्वीर आ गई। मुन्ना चुप रह गया, मिसरानी की सारी बात सुन गया। उसके बाद कुछ नहीं बोला, चुपचाप जाकर पंडितों के लिए दरी और पत्तल सजाने लगा। उनको दक्षिणा देने के लिए पैसे निकाल कर गिनने लगा। मुन्ना नहीं जानता था कि वो क्या करे, पिता का स्वप्न पूरा करे या फिर बिटिया को स्वप्न देखने के लिए, पंख खोलकर उड़ने के लिए खुला आकाश दे। आप बताइए मुन्ना क्या करे? मुन्ना बन जाए या विनय बना रहे? आप सोचकर देखिए ना, मुन्ना क्या करे। तो ये थी एक उपन्यास, 3 कहानियां। मास्टर राधेश्याम, उनकी पत्नी राधा और उनकी इकलौती संतान विनय कुमार उर्फ मुन्ना की कहानी। मैं आशा करती हूं कि आपको ये कहानियां अच्छी लगी होंगी। मैं कमेंट्स देख पा रही हूं। डॉक्टर कन्हैया लाल शर्मा जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र प्रसाद यादव जी, बहुत धन्यवाद। मंजुला जी धन्यवाद। कमलेश सक्सेना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस कमेंट्स के लिए। मंजुला जी धन्यवाद। मनोरंजन सहाय जी, आपका बहुत बहुत आभार। नरेंद्र प्रसाद यादव जी, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपके इतने प्रोत्साहन के लिए। सच मानिए तो मैं तो अपनी कहानी में ही इतना खो गई थी कि कमेंट देखना ही भूल गई थी। आप सबका इस कार्यक्रम को देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु एक निवेदन आपसे अवश्य करना चाहूँगी कि अगली बार अपने आसपास जब किसी को काला या सफ़ेद रंगना चाहें तो ज़रा सोच लीजिएगा, शायद वो भी हमारी ही तरह काले और सफ़ेद के बीच का कोई रंग हो। सब अपनी अपनी परिस्थितियों से, अपने अपने परिवेश से बंधे हैं। सबके अपने अलग अलग स्वप्न हैं। दिल से कोई बुरा नहीं होता, परिस्थितियों के कारण बस बाध्य हो जाते हैं। न तो राधा ने किसी से कम प्रेम किया, न तो मास्टर जी ने राधा की कभी अवहेलना करी, और न ही विनय ने कभी माता पिता को भुलाया अपने अपने ख्यालों में। हाँ, दूसरों को क्या समझ आया वो एक अलग कहानी। तो इसी के साथ मेरा समय समाप्त हुआ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका मुझे इस पटल पर पुकारने के लिए, बुलाने के लिए, सुनने के लिए। मंजुला जी का धन्यवाद, पथगामिनी का धन्यवाद, आभार। जय हिंद, प्रणाम।